गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सरफेस टेंशन को ख़त्म कर लिया था। उसमें अपन ने कैपिलरी ट्यूब के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, और कैपिलरी ट्यूब में अपन की कितनी हाइट तक लिक्विड चढ़ता है उसके लिए अपन ने फार्मूला निकाल लिया था, 40 cos थीटा अपॉन रो जी डी करके। ठीक है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में अगला टॉपिक अपन का विस्कोसिटी, ये इसका लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे देखना विस्कोसिटी होता क्या है। तो बच्चों आपने मैकेनिक्स में फ्रिक्शन पढ़ा हुआ है। फ्रिक्शन क्या होता है अपन का? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन सरफेस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, रिलेटिव मोशन का क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है। तो फ्रिक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? सरफेस की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। सेम टू सेम फ्रिक्शन की तरह ही अपन की क्या होती है, विस्कोसिटी होती है, श्यानता होती है। ये विस्कोसिटी जो होती है ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? फ्लूइड की। और जैसा फ्रिक्शन काम करता है ऐसा ही काम कौन करता है? विस्कोसिटी। फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो ये विस्कोसिटी भी क्या करती है कि लिक्विड की या फ्लूइड की जो अपन की लेयर होती हैं, उन लेयर में आपस में जो रिलेटिव मोशन होता है उसका क्या करता है, ये अपोज करती है ये। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि विस्कोसिटी क्या है, फ्रिक्शन की तरह ही है। फ्रिक्शन की तरह ये क्या करती है, रिलेटिव मोशन जो होता है फ्लूइड की लेयर के बीच में, उस रिलेटिव मोशन का क्या करता है, ये अपोज करता है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि अपन विस्कोसिटी को कैसे देखेंगे। ठीक है। जैसे अपन फ्रिक्शन को कैसे देखते थे, खुरदरेपन से। जो जितना ज्यादा खुरदरी चीज है उसके लिए अपन का फ्रिक्शन क्या होता था, उतना ही ज्यादा होता था। बताओ चिकनी चीज के लिए फ्रिक्शन अपन का कितना होता था? मैं ऐसा बोलता, सर ने आपको बताया होगा कि फर्श पर माना कि अपन ऑयल गिरा दें। अब ऑयल गिरा दें तो बताओ उस केस में अपन का फ्रिक्शन कितना हो जाता है? लगभग जीरो। अब ऑयल गिरा के आप लोग चलो, आप लोग फिसलोगे, मतलब आपको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है ही नहीं, तो फ्रिक्शन कितना हो गया वहां पर? जीरो। भाई अपन चल किसके कारण रहे हैं? फ्रिक्शन के कारण। भाई अपन चल रहे हैं तो अपन क्या लगा रहे हैं, पीछे की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, तो साथ में ही एक आगे की तरफ अपन पर क्या फ्रिक्शन फोर्स लगता है सरफेस के कारण, अर्थ के सरफेस के कारण, जिससे वो पीछे की तरफ जो फोर्स होता है वो क्या होता है, अपन का बैलेंस हो जाता है, अपन गिरते नहीं है। तो आपको बच्चों याद रखना है कि विस्कोसिटी क्या होता है, फ्रिक्शन की तरह होता है, और ये भी क्या करती है, रिलेटिव मोशन जो होता है किसके बीच में, फ्लूइड की लेयर के बीच में, उसका क्या करती है, अपोज करती है। तो सबसे पहला तो पॉइंट नंबर 1 इसमें लिख लो। लिखो, विस्कोसिटी या श्यानता लिक्विड का फ्रिक्शन होता है। विस्कोसिटी या श्यानता लिक्विड का फ्रिक्शन होता है जो कि फ्लूइड की लेयर के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन का विरोध करती है। अगला पॉइंट लिखो, श्यानता फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। श्यानता फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। अब डेफिनेशन लिखो श्यानता की क्या होती है। लिखो, फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लूइड की लेयर के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन का, फ्लूइड की लेयर के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन का अपोज करती हो, विस्कोसिटी कहलाती है। अब देखो, विस्कोसिटी का अपन पता कैसे लगाएंगे? जैसे अपन फ्रिक्शन का पता किससे लगा रहे हैं, खुरदुरेपन से, ऐसे विस्कोसिटी का पता लगाएंगे अपन किससे, गाढ़ेपन से। देखो, माना कि मैं आपको दो लिक्विड दे दूं, माना कि मैंने दो बोतल ले ली, उनमें एक में तो मैंने क्या पानी भर दिया और दूसरी में मैंने क्या शहद भर दिया। अब मैंने पानी वाली बोतल में एक कांच की अपन की गोली है उसको गिराया, और उसी कांच की गोली को मैंने शहद वाली बोतल में गिराया। दोनों में मैंने एक साथ गिराया। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि किस बोतल में अपन की नीचे की तरफ गोली पहले पहुंचेगी, जल्दी किस में पहुंचेगी? तो आप कॉमन सेंस से आपको पता है कि पहले जिसमें पहुंचेगी वो कौन सा वाला फ्लूइड होगा, अपन का वाटर। और हनी में अपन की शहद में क्या है, धीरे धीरे जाएगी। तो ये धीरे धीरे क्यों जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है?
मतलब ज़्यादा टाइम किस में लगेगी बॉटम में पहुंचने के लिए, शहद में। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो अपन के फ्लूइड हैं, ये अपने गाढ़ेपन के कारण ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स को अपन बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, तो देखो ज्यादा फोर्स कौन लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स अपन का लगा रहा है कौन, जो गाढ़ा अपन का फ्लूइड है वो क्या अपन का ज्यादा फोर्स लगाएगा। जितना ज्यादा गाढ़ा फ्लूइड होगा उतना ही ज्यादा क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो शहद जो होता है वो रिलेटिव मोशन का क्या करता है, ज्यादा विरोध करता है कंपेयर टू किसके, पानी के। तो एक चीज मेरे समझ में आ गई बच्चों कि जो चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी होगी उस वाली चीज की श्यानता क्या उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि श्यानता जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा अपन का क्या लगेगा, विस्कस फोर्स, सैन बल लगेगा। और सैन बल क्या करता है कि रिलेटिव मोशन या फिर मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों कि जो चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी होगी उसकी विस्कोसिटी उतनी ही क्या होगी अपन की, ज्यादा। मतलब विस्कोसिटी का अपन पता लगाएंगे किससे, फ्लूइड के गाढ़ेपन से। तो अगला पॉइंट आप लिख लीजिए। देखो विस्कोसिटी का पता फ्लूइड के गाढ़ेपन से लगाया जाता है, फ्लूइड के गाढ़ेपन से लगाया जाता है। जो फ्लूइड जितना अधिक गाढ़ा होगा, डेंस, मतलब फ्लूइड के पार्टिकल जितने ज्यादा नजदीक होंगे वो उतना ही क्या होगा अपन का, गाढ़ा होगा। तो जो फ्लूइड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ही ज्यादा होगी। अगला पॉइंट लिखो। आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी का मान शून्य होता है। आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी का मान शून्य होता है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, टाइप ऑफ फ्लूइड जब अपन ने पढ़े थे, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, तो वहां पर मैंने डेफिनेशन में लिखाई थी कि ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी कितनी होती है, जीरो, उनको अपन क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड। एक एग्जाम्पल लिख लो। लिखो, जैसे कि पानी और शहद में से शहद ज्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए शहद की विस्कोसिटी पानी से ज्यादा होती है, इसलिए शहद की विस्कोसिटी पानी से ज्यादा होती है। अगला पॉइंट लिखो, श्यान बल, विस्कस फोर्स। लिखो, फ्लूइड के गाढ़ेपन के कारण, फ्लूइड के गाढ़ेपन के कारण फ्लूइड की लेयर के बीच में, फ्लूइड की लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए, रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए जो फोर्स लगता है उसे सैन बल या विस्कस फोर्स कहा जाता है। इसी में लिखो आगे, विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स से फ्लूइड की लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अतः इसकी दिशा गति के विपरीत दिशा में होती है, अतः इसकी दिशा गति के विपरीत दिशा में होती है। तो फाइनली अपन क्या बोल सकते हैं कि विस्कोसिटी जो है वो क्या, अपन के किसी फ्लूइड का इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो फाइनली लिख लो। देखो, अतः हम कह सकते हैं कि श्यानता किसी फ्लूइड का आंतरिक फ्रिक्शन होता है, श्यानता किसी फ्लूइड का आंतरिक फ्रिक्शन होता है। अब देखिए, ये जो अपन का विस्कस फोर्स होता है, इस विस्कस फोर्स की वैल्यू अपन किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं।
तो अगला टॉपिक डाल लो, विस्कस फोर्स का गणितीय सूत्र। देखो मैंने मान लिया बच्चों कि ये अपन का पानी भरा हुआ है, और ये पानी जो भरा हुआ है उस पानी के लिए ये वाली जो सरफेस है कैसी अपन की, स्थिर है ये। अब पानी भरा हुआ है तो पानी किसकी फॉर्म में होगा, लेयर की फॉर्म में होगा। तो पानी इस तरीके से लेयर की फॉर्म में क्या भरा हुआ है, ये पानी की बहुत सारी लेयर है अपन की। अच्छा, पानी जिस हाइट तक भरा हुआ वो हाइट मैंने मान ली, माना कि कितनी है, 22। अब ध्यान से देखना, ये पानी अपन का भरा हुआ है और इस तरीके से स्थिर है। तो एक प्रैक्टिकल टाइप में ही है। माना कि इस वाले पानी के ऊपर मैं इस तरीके से जोर से हाथ चलाऊं, भाई हाथ की कोई स्पीड होगी, इस तरीके से मैं हाथ को चलाऊं, या फिर मैं कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट ले लूं, उस ऑब्जेक्ट को ऐसे मैं चलाऊं, तो मुझे बताओ कहां पर, इस फ्री सरफेस पर। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों कि यदि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ऐसे b है, तो मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट से जो फ्लूइड की लेयर अपन की कांटेक्ट में होगी, उस वाली लेयर की स्पीड कितनी होगी। तो आप क्या बोलेंगे कि जितनी स्पीड से ये अपन का ऑब्जेक्ट जा रहा है, उतनी ही स्पीड से कौन सी वाली लेयर अपन की ट्रेवल कर रही होगी, जो इस वाले ऑब्जेक्ट के क्या है, अपन के कांटेक्ट में। तो मैंने मान लिया कि माना कि अपन का एक ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, और इस वाले ऑब्जेक्ट को मैंने हॉरिजॉन्टली कितने स्पीड से ट्रेवल कराया, फोर्स लगा के b स्पीड से। तो मुझे पता है कि इसके कांटेक्ट में जो ये वाली अपन की लेयर है, इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जो ये वाली अपन की लेयर है, उसकी स्पीड भी कितनी होगी, इस वाली लेयर की, इस वाली लेयर की स्पीड भी कितनी होगी अपन की, b। पर मुझे एक बात बताओ कि जो लेयर अपन के इस रिवर बेड या फिर ये जो सरफेस है कंटेनर का जो स्थिर है, उसके कांटेक्ट में जो होगी, उसकी स्पीड क्या होगी। ये क्या अपन का रिवर बेड या फिर कंटेनर का वो सरफेस, बॉटम सरफेस, जो कौन सी कंडीशन में, स्थिर कंडीशन में। तो बताओ इस वाले रिवर बेड के कांटेक्ट में जो होगा उसकी स्पीड कितनी होगी अपन की। भाई ये स्थिर है, तो बताओ इसके कांटेक्ट में जो लेयर होगी वो भी कैसी होगी अपन की, स्थिर। मतलब ये जो लेयर है इसके लिए स्पीड कितनी हो जाएगी अपन की, 0। तो एक बात मेरे समझ में आ रही है कि जैसे जैसे बच्चों में इस लिक्विड के अंदर जा रहा हूं, तो देखो वेलोसिटी अपन की कम होती गई होगी, और कितनी हो गई है, 0। तो ये जो वेलोसिटी में अपन का डिफरेंस आ रहा है लेयर टू लेयर, ये किसके कारण आ रहा है अपन का, ये विस्कोसिटी के कारण आ रहा है। ठीक है, वो सैन बल जो है अपन का, वो क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिससे लेयर टू लेयर स्पीड क्या होती जा रही है अपन की, डिक्रीज होती जा रही है। तो देखो अगली यदि लेयर की स्पीड देखो, तो देखो पहली की तो कितनी है, ये वाली, अगली की कम हो गई तो इतनी हो गई, उससे अगली की यदि मैं देखूं तो उसकी और भी कम हो गई, उससे अगली की देखूं तो कम हो गई। इस तरीके से अपन की स्पीड क्या कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है बच्चों। ठीक है, और फाइनली जो अपन की स्पीड है वो कितनी हो गई, 0। तो इस तरीके से अपन की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या। अच्छा, ये जो लेयर टू लेयर अपन का स्पीड में डिक्रीमेंट हो रहा है, ये जो कम हो रही है किसके कारण हो रही है, विस्कोसिटी के कारण। विस्कोसिटी के कारण क्यों हो रही है, क्योंकि विस्कोसिटी के कारण विस्कस फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे रिलेटिव मोशन का क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। तो इसलिए क्या स्पीड कम हो रही है। अब देखो मैं मान लेता हूं कि किसी जगह पर, किसी लेयर पर जो लिक्विड की स्पीड है वो कितनी है, ये जो लेयर है अपन के लिक्विड की, इसकी स्पीड कितनी है, u। अब अच्छा, इससे मैंने बाई ऊपर, या फिर मैं बोलूं कि इससे मैंने डी बाई ऊपर एक दूसरी लेयर ली है। तो बताओ जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो स्पीड क्या करेगी, बढ़ेगी। तो बताओ डी बाई ऊपर जो लेयर ले रहा हूं इसकी स्पीड मैंने मान ली कितनी, u प्लस डी यू। तो देखो डी वाई थिकनेस में, या डी वाई दो लेयर के बीच की थिकनेस यदि, या डिस्टेंस यदि डी वाई है, तो उसमें अपन का स्पीड में या वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, अपन का आ रहा है डी यू का चेंज। तो देखो फाइनली यहां से जब अपन विस्कस फोर्स की वैल्यू देते हैं तो कैसे देते हैं, तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाइए, ये बना लो डायग्राम। चलो लिखो, इसमें लिखो चित्र अनुसार जो फ्लूइड की लेयर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होती है उसकी स्पीड ऑब्जेक्ट के बराबर होती है।
और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो विस्कोसिटी के कारण स्पीड कम होती जाती है। लिखो, श्यान बल श्यान बल किन्हीं दो लेयर के बीच में श्यान बल किन्हीं दो लेयर के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? डी यू अपॉन कितना? डी बाई। वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है तथा यह वेलोसिटी ग्रेडियंट फ्लूइड की लेयर के लंबवत होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखो, श्यान बल फ्लूइड की लेयर के क्षेत्रफल के समानुपाती भी होता है। देखो, माना कि फ्लूइड की लेयर का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तब देख लो, श्यान बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डी यू अपॉन डी वाई। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बोल रहे हैं अपन? डी यू अपॉन डी वाई को। देखो, जब भी अपन को ग्रेडियंट निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं? डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे कि अपन को रेट निकालना होता है तो अपन कैसे करते हैं बच्चों? टाइम के साथ में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऐसे आप लोगों को याद रखना है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट यदि मुझे निकालना है तो ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी को मुझे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? बाई के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। अच्छा, इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे कि dy लेयर, dy थिकनेस पर या फिर dy दूरी पर जो दो अपन के फ्लूइड की लेयर है, ध्यान से सुनना, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे याद रखेंगे। dy दूरी पर जो दो अपन के फ्लूइड की लेयर हैं, उन दोनों के बीच का वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो कितना अपन का? du। ठीक है, चलो, ये तो हो गई अपन की इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बताओ, ये साइन बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? एरिया के। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को यदि मैं एक साथ लिखूं तो क्या? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी यू अपॉन कितना? डी बाई। बताओ, प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाना तो क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या आता है? ये आता है ईटा। ए डी यू अपॉन कितना? डी बाई। इसको अपन क्या बोलते हैं? ईटा। और ये जो ईटा है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो फाइनली जो अपन का विस्कस फोर्स लग रहा है दो लेयर के बीच में, वो कितना हो गया? F इज इक्वल टू ईटा ए डी यू अपॉन डी वाई, जहाँ पे ए क्या अपन का फ्लूइड की लेयर का एरिया, ईटा क्या हो गया? कांस्टेंट है, लिक्विड की क्या? विस्कोसिटी कोफिशिएंट, और डी यू अपॉन डी वाई को अपन क्या बोल रहे हैं? ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपन का बच्चों विस्कस फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो, अपन का ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के इस मोशन का अपोज यदि करना है तो मुझे बताइए फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इसे मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली। और देखो, लेयर भी अपन की कैसी है? इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो अपन का विस्कस फोर्स लग रहा है, ये जो फ्लूइड की लेयर है उसके अनुदिश लगता है, मोशन की अपोजिट दिशा में। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए नीचे। लिखो, सैन बल हमेशा फ्लूइड की लेयर के अनुदिश गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब देखो, यदि मुझे इस बल को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू ईटा ए डी यू अपॉन डी बाई।
अब मुझे पता है कि एफ वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डी यू वेक्टर किधर है, इधर, तो इसकी डायरेक्शन के कैसी है, अपोजिट, तो मैं उसके लिए क्या लगा रहा हूं, माइनस। तो माइनस क्या बता रहा है, केवल डायरेक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है, डायरेक्शन को। ठीक है, माइनस का मतलब है कि एफ की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट है, किसके, स्पीड के। अच्छा, इसका मतलब ये फोर्स लेयर पर कैसे लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है बच्चों। बताओ, फोर्स लेयर पर इस तरीके से लग रहा है, मतलब सरफेस के अलोंग यदि फोर्स लग रहा है तो उस वाले फोर्स को, मैंने आपको इलास्टिसिटी जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था, उस वाले फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। तो इस वाले फोर्स को काफी बार और क्या बोला जाता है, इसका नाम काफी बार क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स भी होता है। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। तो याद रखना, जब भी अपन से टेंजेंशियल फोर्स पूछे या फिर विस्कस फोर्स पूछे तो इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिए, यहां से मैं और निकाल रहा हूं। देखो, आपने इलास्टिसिटी जब पढ़ी थी तो आपने शियर स्ट्रेस पढ़ी थी। शियर स्ट्रेस क्या होती थी अपन की, भाई शियर स्ट्रेस में अपन क्या करते थे कि सरफेस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो डिवाइडेड बाय क्या है, सरफेस का एरिया, तो उसको अपन क्या बोलते थे, शियर स्ट्रेस। तो देखो, ये सरफेस के अलोंग फोर्स है और ये एरिया किसका है, फ्लूइड की लेयर सरफेस का। तो यदि मैं इसको ऐसे लिख लूं, देखो एफ अपॉन ए इज इक्वल टू ईटा डी यू अपॉन डी वाई, तो किसी को दिक्कत है क्या, तो देखो एफ अपॉन ए क्या हो जाएगा अपन का, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई अपन की ईटा डी यू अपॉन कितना, डी बाई। तो आप ऐसे भी याद रखें इसको। तो देखो बच्चों, विस्कस फोर्स की वैल्यू मुझे कैसे निकालनी है वो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो फाइनली क्या याद रखना अपन को, एफ अपॉन ए इज इक्वल टू ईटा डी यू अपॉन डी वाई। ईटा क्या होता है अपन का यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है। डी यू अपॉन डी वाई का मीनिंग क्या है, इसको अच्छे से आप लिख लेना अपने अपने मैं जैसे बोल रहा हूं। तो ये जो डी यू है वो क्या अपन का, डी वाई डिस्टेंस पर जो दो लेयर है अपन की फ्लूइड की, उनके बीच का स्पीड का डिफरेंस, वो क्या अपन का, डी यू। ए क्या अपन का, सरफेस का एरिया, किसकी सरफेस का, लिक्विड सरफेस का, लिक्विड लेयर का। और एफ क्या है, लिक्विड लेयर पर जो फोर्स लग रहा है वो। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, यदि इन लेयर की, यदि मैं स्पीड कांस्टेंट रखना चाहूं बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली लेयर पर इतना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि फोर्स लगा दूंगा तो वो फोर्स किससे अपन का कैंसिल हो जाएगा, विस्कस फोर्स से। तो अपन की लेयर कैसी स्पीड से मोशन करेगी, कांस्टेंट स्पीड से। तो ये आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपन का, ये जो विस्कोसिटी पढ़ी अपन ने, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, और इसकी बिमा क्या होती है, ये मुझे देखना है। तो अगला टॉपिक डाल लो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, चलो अगला टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किससे बता रहे हैं, ईटा से। बताओ ईटा का फॉर्मूला क्या होगा, एफ अपॉन ए इज इक्वल टू ईटा डी यू अपॉन कितना, डी वाई। तो यहां से यदि मुझे ईटा निकालना है तो कितना हो गया, एफ अपॉन ए डी वाई अपॉन कितना, डी यू। चलो सबसे पहले मैं निकालता हूं बच्चों इसकी एसआई यूनिट। तो बताओ एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे ईटा की, बताओ एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, डी वाई की क्या होती है, मीटर, और डी यू की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल, तो फाइनली यहां से जो मुझे यूनिट मिल रही है, क्या मिल रही है, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कितना, मीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट होती है अपन की, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की अपन की ऐसा ही यूनिट होती है, और न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पॉइजले। क्या बोलते हैं इसको, पॉइजले, पॉइजले। अच्छा, दूसरी अपन को यूनिट निकालनी है सीजीएस पद्धति में। बताओ सीजीएस पद्धति में निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, बताओ सीजीएस में फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन,
बताओ एरिया की क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, डी वाई की क्या हो जाएगी, डी वाई क्या अपन की डिस्टेंस ही तो है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर, और अपन के स्पीड की कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड से कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा डाइन इनटू सेकंड अपॉन क्या अपन का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गई सीजीएस पद्धति में, और इसको बोलते हैं अपन पॉइज। क्या बोलते हैं पॉइज। तो बच्चों जनरली जो अपन को न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में जो अपन को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट देके रखी होती है वो किस में होती है पॉइज में। तो देखो अपन को उसको किस में चेंज करना होता है एसआई यूनिट में। तो पॉइज और पॉइजले में या फिर ये जो सीजीएस और एसआई यूनिट है इन दोनों में जब रिलेशन निकालते हैं तो रिलेशन क्या आता है वो भी आप लिख लो, निकाल सकते हैं। देखो डाइन को न्यूटन चेंज करना आप लोग जानते हैं, 10⁻5 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर को कर दोगे, ये सब जब करते हैं तो फाइनली आता है अपन का 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन क्या है मीटर स्क्वायर। तो जब भी अपन को पॉइज में वैल्यू दे के रखिए तो उसको 10 से डिवाइड करके अपन किस में चेंज कर देंगे एसआई यूनिट में। तो ये यूनिट लिख लो आप लोग। अगला टॉपिक देखिए, चलो एक क्वेश्चन लिख लो पहले, इससे पहले एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। लिखो एक लार्ज वुडन प्लेट जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, एक लार्ज वुडन प्लेट लकड़ी की प्लेट जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, जो कि एक नदी के सरफेस पर तैर रही है। हमें इस प्लेट को नदी के सरफेस पर क्षैतिज में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करके मोशन कराना है। यदि नदी की गहराई 1 मीटर है और नदी के बॉटम से जो वाटर की लेयर कांटेक्ट में है वो स्थिर है, तो टेंजेंशियल फोर्स का वो मान ज्ञात कीजिए जिससे, तो टेंजेंशियल फोर्स का वो मान ज्ञात कीजिए जिससे प्लेट कांस्टेंट वेग से मोशन कर सके। लिख लो पानी का कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 10⁻⁻2 पॉइज है। देखिए कौन कौन सी चीज अपन को देके रखी है। ऐसी कंडीशन है कि ये रिवर का बॉटम वाला पॉइंट है और ये रिवर में बहुत सारी अपन की लेयर हैं और ये अपन का वुडन प्लेट है। वुडन प्लेट को मुझे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करवाना है मोशन करवाना है। अब ये स्पीड कांस्टेंट रखनी है भाई, स्पीड यदि कांस्टेंट रखनी है तो मुझे क्या एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ कि ये यदि 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो ये वाली जो लेयर है ये भी कितने से मोशन कर रही होगी 2 से, और ये यदि स्टेशनरी है तो इसके कांटेक्ट में जो लेयर होगी उसकी स्पीड भी कितनी होगी अपन की 0, और ये जो आपको डेप्थ दे के रखी है वो है 1 मीटर। इसका मतलब क्या देखो डी वाई इज इक्वल टू 1 मीटर पर जो अपन की 2 फ्लूइड की लेयर है उनमें जो अपन का वेलोसिटी में चेंज हो कितना है 2 - 0,
और ये कब है, जब फोर्स मैं कितना लगा रहा हूं, एफ, और इसको मैं बोल रहा हूं क्या, टेंजेंशियल फोर्स। तो बताओ, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, एफ अपॉन ए इज इक्वल टू ईटा डी यू अपॉन डी वाई। तो देखो डी यू और डी वाई की वैल्यू है, ईटा की वैल्यू है, एरिया की वैल्यू अपन को दे के रखी है, ठीक है। तो यहाँ से टेंजेंशियल फोर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, तो फाइनली अपन को क्या करना है कि ये जो डी वाई है वो क्या अपन का उन दो लेयर के बीच की डिस्टेंस है, जिन दो लेयर के बीच में मैं क्या निकाल रहा हूं, जिन दो लेयर के बीच में मैं क्या निकाल रहा हूं, स्पीड में डिफरेंस निकाल रहा हूं, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, डी वाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपन का इसके बाद स्टोक लॉ। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपन का, स्टोक लॉ। देखो लॉ का मतलब क्या होता है कि चीजें अपन को याद रखनी है, ठीक है ना। भाई लॉ किसी ने दिया होगा तो उन्होंने क्या सोच के दिया, तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे क्या रखना है, याद रखना है। तो देखो स्टोक लॉ जो होता है वो बेसिकली का एक एक्सपेरिमेंट है। अब स्टोक लॉ बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, तो किस काम आता है अपन का, ये जो विस्कस फोर्स होता है अपन का, लिक्विड जो विस्कस फोर्स लगाता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 लिख लो, स्टोक लॉ बेसिकली क्या है, एक्सपेरिमेंट है। अब एक्सपेरिमेंट क्या है उसको समझ लो आप लोग एक बार। ये कोई कंटेनर है अपन का, ठीक है, इस वाले कंटेनर में मैंने ये लिक्विड भर दिया। अच्छा, लिक्विड जो मैंने भरा उसकी डेंसिटी कितनी है अपन की, रो, ठीक है। और ये जो लिक्विड भरा है इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने मान लिया कितना, ईटा। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसमें एक स्फेरिकल बॉल ली है और इस स्फेरिकल बॉल को मैंने क्या है, इसमें छोड़ दिया है। अब स्फेरिकल बॉल की जो स्पीड है वो कितनी है अपन की, बी माना कि किसी क्षण। तो देखो ये जो अपन की स्फेरिकल बॉल है, ध्यान रखना ये जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं किसके लिए, बॉल के लिए, और वो बॉल भी कैसी है अपन की, स्फेरिकल बॉल है। तो ये जो बॉल है, इस बॉल पर अपन के लिक्विड के कारण कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो देखो एक फोर्स तो अपन पढ़ चुके हैं बच्चों, कौन सा लगता है, बॉयंसी फोर्स। और बॉयंसी फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, अपन के ऊपर की तरफ लगता है। अच्छा, दूसरा जो फोर्स लगता है वो एक और फोर्स, स्टोक लॉ। तो बच्चों देखो स्टोक लॉ जो होता है वो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है वो। अब स्टोक लॉ जो होता है वो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट हो, किसके लिए एक्सपेरिमेंट दिया ये अपन को देखना है। अब देखो लॉ का मतलब क्या होता है कि अपन को याद रखना है वो, ठीक है। तो स्टोक लॉ जो होता है बच्चों, वो फ्लूइड के कारण जो विस्कस फोर्स लगाया जाता है, उस विस्कस फोर्स को निकालने के लिए क्या होता है, कि एक्सपेरिमेंट होता है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके का था। देखो ये माना कि अपन का कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर में मेरा कोई ये लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड जो भरा हुआ है उसकी डेंसिटी आपको दे के रखी है कितनी, रो, और लिक्विड जो भरा हुआ है उसकी विस्कोसिटी कितनी दे के रखी है, ईटा। अब मैंने इसमें एक बॉल ली ये वाली, और इस बॉल को क्या छोड़ दिया, माना कि इस बॉल की जो स्पीड है वो कितनी है अपन की, बी। अच्छा, बॉल की जो रेडियस आपको दे के रखी है बच्चों वो कितनी दे के रखी है, स्मॉल आर। ये सारी चीज आपको दी है, ध्यान से सुनना। स्टोक लॉ क्या है अपन का, एक एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में मैंने क्या लिक्विड भर दिया है, और लिक्विड की डेंसिटी आपको दे के रखी है, और लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो भी आपको दे के रखी है। अब मैंने इसमें एक बॉल को छोड़ दिया है, बॉल जो है वो कैसी है, स्फेरिकल है ये, ध्यान रखना। ये जो मैं अभी इस लॉ से जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला निकालूंगा वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, अपन का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है वो। तो इसमें जब मैंने एक बॉल को छोड़ दिया, तो बॉल जो आ रही है इसमें नीचे वो कितनी स्पीड से आ रही है, बी स्पीड से आ रही है। तो देखो यदि बॉल लिक्विड में आ रही है तो बॉल पर क्या लिक्विड के कारण फोर्स लग रहे होंगे। अच्छा, लिक्विड के कारण कौन कौन से फोर्स लगते हैं, उनमें अभी तक जो अपन ने पढ़ा है बच्चों, केवल कौन सा पढ़ा है, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो बॉयंसी फोर्स पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है, बॉयंसी फोर्स।
तो देखो अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो कौन सा पढ़ा है, बॉयंसी फोर्स पढ़ा है। तो एक तो इस पर लगेगा कौन सा, बॉयंसी फोर्स। अच्छा, बॉयंसी फोर्स मैंने मान लियो कितना लग रहा है अपन का, एफ बी। अब देखो बॉयंसी फोर्स के अलावा इस पर एक फोर्स और लगता है, उसको अपन बोलते हैं क्या है, वो होता है अपन का विस्कस फोर्स। कौन सा होता है, विस्कस फोर्स, जो कि अभी तक अपन ने कंसीडर नहीं किया था। तो ध्यान रखना, लिक्विड के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स लगते हैं अपन के, दो फोर्स लगते हैं। एक तो कौन सा हो जाता है अपन का, बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स क्या होता है अपन का, रो बी डी इंटू जी। और एक दूसरा फोर्स और लगाता है लिक्विड, वो कौन सा होता है अपन का, विस्कस फोर्स। तो एक फोर्स और लगता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो विस्कस फोर्स है बच्चों, इस विस्कस फोर्स की जो वैल्यू निकाली जाती है वो किससे निकाली जाती है, स्टोक लॉ से। तो इसमें एक लाइन लिख लेना, स्टोक लॉ बेसिकली इज ए एक्सपेरिमेंट, स्टोक लॉ बेसिकली इज ए एक्सपेरिमेंट। और अगला पॉइंट लिख लो, बाय स्टोक लॉ वी कैन कैलकुलेट, बाय स्टोक लॉ वी कैन कैलकुलेट viscous force on a spherical object। अब देखो ये जो अपन ने प्रैक्टिकल किया था, तो ये पूरा एक कैलकुलेशन होती है। इस कैलकुलेशन के बाद अपन को पता लगता है कि ये जो अपन का विस्कस फोर्स होता है, इस विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर बी। क्या होती है, 6 पाई ईटा आर बी। ये अपन के विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है। अच्छा देखो, ये जो विस्कस फोर्स है, ये तो मुझे पता है कि विस्कस फोर्स क्या करता है, जो अपन का ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या करता है, कम करता है। या फिर विस्कस फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन का काम, फ्रिक्शन फोर्स का काम करता है, जो मोशन की किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यदि मुझे ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बताओ मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। माइनस क्या बता रहा है कि भाई विस्कस फोर्स की जो वैल्यू है या डायरेक्शन है वो क्या, अपोजिट है। तो ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस बी वेक्टर के कैसी है अपन की, अपोजिट। अच्छा, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है, रेडियस, और बी क्या अपन की, स्पीड। तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है कि स्टोक लॉ से बच्चों जो अपन का विस्कस फोर्स आता है वो कितना आता है, 6 पाई ईटा आर बी। याद रखना ये फॉर्मूला केवल किसके लिए वैलिड है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, क्योंकि अपन ने एक्सपेरिमेंट में जो लिया वो क्या लिया है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया है। तो ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, आपको याद रखना है। ये जैसे मुझे याद है ऐसे क्या करना है, आपको भी याद रखना है। तो ये अपन का स्टोक लॉ है, ठीक है। ये स्टोक लॉ से अपन क्या निकालते हैं, विस्कस फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक अपन का इसी में टर्मिनल वेलोसिटी। क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो वो क्या है वो मैं बता रहा हूं, देखो टर्मिनल वेलोसिटी देखिए, एक अपन ने लिक्विड लिया है, लिक्विड की डेंसिटी आपको देके रखी है कितनी, सिग्मा। और एक मैंने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिया है, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी डेंसिटी आपको देके रखी है कितनी, रो। अब इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, इस लिक्विड में ऐसे छोड़ दिया है। तो मुझे एक बात बताइए, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर बच्चों जो फोर्स लग रहे हो, कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। तो एक तो मुझे पता है कि इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mg। और ऊपर जो फोर्स लग रहे होंगे कौन कौन से होंगे, एक तो बॉयंसी फोर्स लिक्विड के कारण, और एक कौन सा अपन का, विस्कस फोर्स। इस तरीके से अपन के फोर्स लग रहे होंगे। अब बच्चों एक चीज देखिए कि ये जो mg है ये कैसा होता है, कांस्टेंट। ये मुझे बताओ कि ये अपन का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यदि इस लिक्विड में नीचे की तरफ जाएगा तो mg चेंज होगा क्या, नहीं होगा। mg तो कैसा अपन का, कांस्टेंट। इसी तरीके से बच्चों ये जो बॉयंसी फोर्स है ये भी कैसा अपन का, कांस्टेंट। क्योंकि बॉयंसी फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, रो बी डी इंटू जी। तो देखो रो तो कांस्टेंट है लिक्विड का, ठीक है।
जीबी क्या कांस्टेंट और बीडी क्या अपन का इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के कारण जो अपन का लिक्विड डिस्प्लेस किया जाएगा, फ्लूइड डिस्प्लेस किया जाएगा, उसका वॉल्यूम। तो ये भी अपन का कैसा है, कांस्टेंट, क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अपन का कहाँ पर है, लिक्विड में। तो डिस्प्लेस किया गया वॉल्यूम हमेशा कितना होगा अपन का, ऑलवेज इसे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, समझ लो, इसको बाद में लिखेंगे अपन, कि ये जो अपन का विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स जो होता है अपन का, ये विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड करता है। देखो, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए विस्कस फोर्स का फॉर्मूला मैंने निकाला था 6 पाई ईटा आर इंटू कितना बी। तो देखो 6 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। अच्छा, ये ईटा क्या अपन की, ये ईटा होता है अपन का, ये जो लिक्विड दे रखा है इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी अपन का क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा, आर ऑब्जेक्ट जो दे रखा है उसकी रेडियस भी कैसी होगी अपन की, कांस्टेंट। तो यहां से मुझे एक बात तो पता लग रहा है कि ये विस्कस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्पीड, वेलोसिटी। तो बच्चों देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा अपन का, वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताइए कि इनिशियल कंडीशन में जब इसको जस्ट मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, तो बच्चों एक बात मुझे बताइए कि जस्ट मैंने जब ऑब्जेक्ट को छोड़ा है तो उस वाली कंडीशन में विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, क्योंकि इनिशियली अपन की स्पीड कितनी है, जीरो। तो इनिशियली यदि स्पीड जीरो है तो मुझे बताओ विस्कस फोर्स कितना होगा अपन का, जीरो। मतलब इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना लगेगा, mg माइनस एफ बी। और इस mg माइनस एफ बी के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या प्राप्त करेगा अपन का, क्या ले लेगा, एक्सलेट हो जाएगा। ये क्या होना शुरू हो जाएगा, एक्सलेट होना शुरू हो जाएगा। बताओ, इस नेट फोर्स के कारण एक्सलेट होना शुरू होगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो धीरे धीरे क्या होगा इसका, ये विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसकी स्पीड ऐसी हो जाती है कि अपन का विस्कस फोर्स जो होता है वो इस नेट फोर्स के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है, नेट फोर्स के इक्वल। तो जब विस्कस फोर्स की वैल्यू नेट फोर्स के इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि अब इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, जीरो। भाई नेट फोर्स किधर लग रहा है, mg माइनस एफ बी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। उसके कारण ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्या हो रहा है, एक्सलेट हो रहा है। धीरे धीरे क्या बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। तो धीरे धीरे जब स्पीड बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स की वैल्यू भी क्या करेगी अपन की, बढ़ेगी, क्योंकि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेलोसिटी। अब देखिए बच्चों, जब धीरे धीरे विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स की एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जहां पर उसका मान mg माइनस एफ बी के कैसा हो जाता है, इक्वल। भाई ये जो है, इसी के कारण तो अपन को क्या मिल रहा है, विस्कस फोर्स मिल रहा है। तो देखो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है तो स्पीड की एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जहां पर ये विस्कस फोर्स की वैल्यू mg माइनस एफ बी के इक्वल हो जाती है। इसका मीनिंग क्या है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो अब कितना हो गया, जीरो। तो देखो, ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जब जीरो हो जाता है उस वाली कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को अपन बोलते हैं बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। दोबारा से सुनो, जब ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है, उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उस स्पीड को अपन बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो एक कंसेप्ट मुझे मिल गया यहां से कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, कि ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट स्पीड जिस पर नेट फोर्स कितना हो उस पर जीरो, उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप लोग सबसे पहले तो डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाने के बाद जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए। लिखो, व्हेन इनिशियली when initially object is released in liquid, then velocity of object is equal to zero, and we know that viscous force is directly proportional to क्या होता है, velocity।
अगली लाइन में लिखो इट मीन्स इनिशियली विस्कस फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा 0। अगली लाइन में लिखो इनिशियली नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mg माइनस एफ बी। और ये mg माइनस एफ बी किसके इक्वल होगा ma के इक्वल। लिख लो ड्यू टू दिस नेट फोर्स ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट and velocity of object will increase, and finally viscous force is also increase। आगे लिखो एट ए सर्टेन स्टेंट viscous force become equal to mg minus fb। mg minus fb it means net force on object is equal to 0। net force on object is equal to 0। पैराग्राफ चेंज करके लिखो द सॉलिड बॉडी falls with a constant velocity। solid body falls with a constant velocity when net force on body become 0। when net force on body become 0 then this constant velocity is known as terminal velocity। then this constant velocity is known as terminal velocity। अब देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके मैं टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहा हूं। देखिए चलो लिख लो ये चीजें लिख लो रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सिग्मा इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट eta इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ठीक है। और bt इज इक्वल टू लिख लेना टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखो कंडीशन कैसी है कि ये जो अपन का ऑब्जेक्ट है ये कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ ये ऑब्जेक्ट यदि टर्मिनल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो वो कब हो सकता है जब इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना हो जाए अपन का 0। नेट फोर्स 0 का मतलब है कि ये mg किसके इक्वल हो जाए fb प्लस fb के बराबर ठीक है। या फिर जो नेट फोर्स अपन का इनिशियली लग रहा था mg माइनस fb वो किसके इक्वल हो जाए अपन का विस्कस फोर्स के इक्वल ठीक है। तो याद रखना टर्मिनल वेलोसिटी का मीनिंग होता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू ऑन बॉडी कितना हो जाएगा 0। तो बताओ मुझे क्या करना है वही करना है कि नेट फोर्स जो है बॉडी पर एफ बी प्लस एफ बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा mg के इक्वल। बताइए एफ बी की वैल्यू क्या होगी
रो लिक्विड है, रो लिक्विड कितना अपन का सिग्मा। बी डिस्प्लेस, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल। ऑब्जेक्ट कैसा अपन का है स्फेरिकल, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो रो बी डिस्प्लेस इनटू कितना हो गया जी। तो ये तो वैल्यू हो गई बच्चों अपन की बॉयंसी फोर्स की। अच्छा मुझे बताओ ये जो होता है अपन का विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए 6 पाई r इंटू कितना बी, और बी की वैल्यू किसके इक्वल है बीटी के इक्वल। बताओ ये किसके इक्वल होगा अपन का mg के इक्वल। बताओ m की वैल्यू क्या होगी, m बराबर कितना होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो बताओ इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है रो, वॉल्यूम कितना वही 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, साथ में कितना है जी। अब फाइनली जो मुझे वैल्यू निकालनी है बच्चों, किसकी निकालनी है बीटी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 6 पाई r बीटी को मैंने एक तरफ ले लिया और इनको मैं एक तरफ लेके आ गया। तो देखो 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी, तो क्या कॉमन आ गया। फाइनली बचा क्या अपन का रो माइनस कितना सिग्मा। देखो पाई से पाई कैंसिल अपन का, एक आर से एक आर कैंसिल। ठीक है, तो फाइनली जो बीटी की वैल्यू अपन की बच रही है वो हो गई कितनी, देखो ये हो गया अपन का 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया 2 तिया 6। तो फाइनली बच रहा अपन का 2/9। ठीक है, ये आर स्क्वायर। ठीक है, साथ में जी इंटू कितना रो माइनस सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा अपन का ये। देखो ये हो गया, इस 3 को तो मैं ले गया तो 9 बन गया, तो ये बचा कितना ईटा, कितना बचा ईटा। तो फाइनली अपन की टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला वो कितना हो गया ये। अब बच्चों ये आपको फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट अपन यूज करेंगे नहीं तो आपको क्या ये तरीका याद होना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है, जब नेट फोर्स ऑन बॉडी इज इक्वल टू कितना होता है 0। तो उस कंडीशन में जो बॉडी अपन की मोशन कर रही होती है जिस स्पीड से, उसको अपन क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये आपको समझ में आया नहीं आया, इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। चलो लिखिए क्वेश्चन। The terminal velocity of a liquid, the terminal velocity of a liquid drop of radius small r falling through air is b if two such drop are combined to form a bigger drop. If two such drops are combined to form a bigger drop, the terminal velocity with which the bigger drop falls through air is। करिए इसको। देखिए कैसे करेंगे। हिंट दे रहा हूं आपको, करना है बस। ये माना कि अपन की एक ड्रॉप है जिसकी रेडियस कितनी है अपन की आर, और ये किस टर्मिनल स्पीड से अपन की फॉल कर रही है बी से। अब आपसे बोला है कि ऐसी दो अपन की ड्रॉप माना कि मिल जाएं, तो बताओ दो ड्रॉप मिलेंगी तो एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी। मैंने मान लिया उस बड़ी ड्रॉप का रेडियस कितना है अपन का कैपिटल आर, तो आपको बताना है ये किस टर्मिनल स्पीड से अपन की फॉल करेगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये कैपिटल आर यदि मुझे निकालना तो कैसे निकालूंगा बताओ। इस एक बॉल का या इस एक ड्रॉप का अपन का जो वॉल्यूम होगा कितना 4/3 पाई r क्यूब, स्फेरिकल है अपन की ड्रॉप। तो बताओ दो ड्रॉप का कितना हो जाएगा इंटू 2। और बताओ दो ड्रॉप का ये वाला वॉल्यूम मिलके ही कितनी ड्रॉप बना रहा है अपन की, एक बड़ी वाली ड्रॉप बना रहा है। तो बताओ बड़ी वाली ड्रॉप का कितना हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो ये 4/3 से 4/3
तो यहाँ से मुझे देखो 2r³ बराबर r³, तो स्मॉल r और कैपिटल R में क्या मिल गया, रिलेशन। अब मुझे एक बात बताओ, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। तो मुझे बताओ g कांस्टेंट रहेगा भाई, 1 हो चाहे 2 हो, कितनी भी बड़ी ड्रॉप हो तो g तो हमेशा उसके लिए उतना ही है। बताओ, ये ड्रॉप है जिससे मीडियम में अपन की फॉल कर रही है, उस मीडियम की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसी रहेगी, यही। अच्छा, ड्रॉप जिसकी बनी हुई है उसकी डेंसिटी कैसी रहेगी, उतनी। और लिक्विड की डेंसिटी कितनी रहेगी, उतनी, जिसमें वो क्या कर रही है, फॉल कर रही है। तो फाइनली देखो, बीटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² पर। तो कैसे करेंगे, BT1 अपॉन BT2 इज इक्वल टू कितना, r1² अपॉन क्या, r2²। कर लो, यहां से कर लोगे ना। तो ऐसे इसमें क्या छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग करना। नेक्स्ट टॉपिक अपन का रेनॉल्ड्स नंबर, ये लास्ट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का अपन का, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर को अपन बताते हैं किससे, आरई से। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, ये रेनॉल्ड्स नंबर अपन का एक ऐसा नंबर है जिसमें अपन ये पता लगाते हैं जिससे कि पाइप में जो फ्लो हो रहा है वो अपन का लेमिनार फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है, ये अपन पता लगाते हैं पाइप फ्लो में। तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि रेनॉल्ड्स नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग डायरेक्ट याद रख लें, तो रेनॉल्ड्स नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है रो BD अपॉन कितना है, ईटा। रो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी जो पाइप में फ्लो कर रहा है, बी क्या है, स्पीड, और डी क्या है, पाइप डाया, और ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये लिख के इसमें एक लाइन लिख लेना, बाय यूजिंग रेनॉल्ड्स नंबर we can find out type of flow, we can find out type of flow। लिख लेना, if Reynolds number is less than 2000 से लेस देन है तो फ्लो कैसा होगा अपन का, स्टेडी फ्लो, या फिर उसको और क्या बोलते हैं अपन, लेमिनार फ्लो। इसके लिए और क्या दूसरा नाम दिया था अपन ने, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो भी नाम दिया था। और इफ RE इज ग्रेटर देन अपन का 4000, तो फ्लो कैसा होगा अपन का, टर्बुलेंट फ्लो, या फिर क्या होगा अपन का, जिगजैग फ्लो। तो बताओ, ये याद रह जाएगा आपको, इतना सा याद रखना है बस। तो ये अपन का कंप्लीट हो गया है विस्कोसिटी वाला चैप्टर, और इसी के साथ अपन की फ्लूइड मैकेनिक्स भी क्या हो गई, कंप्लीट। तो बच्चों, आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करें, और जो डाउट हो वो मेरे से कांटेक्ट करें डाउट के लिए। तो एक बार आप ये पढ़ने के बाद पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स को एक बार रिवाइज करें अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन लेके बैठें, ऐसा नहीं कि एक पढ़ लिया फिर से क्वेश्चन लेके बैठ गए। तो ये विस्कोसिटी के साथ ही अपन की फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म, और इसके बाद अपन शुरू करेंगे वेब थ्योरी। थैंक यू।